नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किन्नरों यानी ट्रांसजेंडरों को छेड़ा तो अब खैर किसी की खैर नहीं। जल्द ही किन्नरों की पहचान और सुरक्षा के लिए कानून बनने जा रहा है। इसी कानून और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों और टिप्पणी पर आज हम विश्लेषण करेंगे। भारत का सुप्रीम कोर्ट सजग प्रहरी है और फैसलों के परिणाम कितने दूरगामी होंगे, उनका धरातल पर किस लेवल का इंपैक्ट आएगा, उसके जेहन में हर बिंदु रहता है। इसलिए सिर्फ ये माइंडसेट बना लेना कि देश में न्याय कच्छप गति से ही मिलता है, शायद नए दौर में इससे इतर सोचने की जरूरत आ गई है। अब योर ऑनर खाटी प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और अपने फैसले देते हैं। शायद ये नया भारत है जो कानून के हर बिंदु पर नई इबारत लिखने के लिए बेताब है। आइए इसी पर विश्लेषण करते हैं। साथ होंगे वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि एक्सपर्ट शुभम मिश्र जी। शुभम जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। शुभम जी, शुरुआत जी नमस्कार। ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। उपयुक्त परिभाषा क्या होनी चाहिए किन्नरों की, और उनकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जो अभी तमाम सारे जतन किए जाते थे वो उस पर रोक लगनी चाहिए। ये एक बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया है। मुझे लगता है कि आप भी ये मानने को तैयार हैं कि ये शायद अच्छी और सारगर्भित पहल होगी। जी बिल्कुल। ट्रांसजेंडर्स के लिए पहले से ही एक 2019 में पारित कानून मौजूद है। उसी में ये कुछ सेक्शंस को अमेंड करने के लिए ये बिल लाया गया है, जो लोकसभा में 12 मार्च को पेश किया गया, टेबल्ड हुआ। अब इसमें बिल्कुल बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है, जो इसे पढ़ने से प्रतीत होता है। जी, आपने जो उसकी एक डेफिनेशन का जिक्र किया कि ट्रांसजेंडर्स को कितना ब्रॉडली इसमें इंक्लूड करना है, उस पर गौर फरमाया गया है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा क्या हो, वो कौन हो। 2019 तक मुख्य रूप से, या आम जनमानस में भी जो धारणा है वो मुख्य रूप से उनके जेनिटल्स को लेके है कि जेनिटल्स में अगर मेल या फीमेल में ऑलरेडी डिफाइंड क्लास के तहत ना हो फिजिकल सर्कमस्टांसेस, तो उसको ट्रांसजेंडर हम घोषित करते हैं या मानते हैं। जी, इस ड्राफ्ट में जो ये टेबल्ड हुआ है, उसमें उन्होंने इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक पैराडिग्म में लिए जाते हैं, जैसे जिनको किन्नर या अन्य शब्दों का उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि उनसे बुलाए जाने वाले व्यक्ति भी ट्रांसजेंडर डेफिनेशन में अब आएंगे। उसमें उनके अधिकारों की सुरक्षा उनको भी मिल सकेगी। जी। तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। ना सिर्फ जेनिटल्स, बल्कि पहले से जो किन्नर समाज में रह रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके साथ साथ मतलब सिर्फ एक आधार नहीं रह गया, जेनिटल सिर्फ आधार नहीं रह गया। इसके साथ साथ क्रोमोसोमल एक्टिविटी को भी लिया गया है। ठीक बात। कि आपके अगर हार्मोन्स मेल ट्रिगर्ड नहीं है या फीमेल ट्रिगर्ड नहीं है, तो उसको भी एक मेडिकल बोर्ड बना के और उसमें डीएम अब इसमें सर्टिफिकेट इशू करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर इशू किया करेंगे, और एक मेडिकल बोर्ड होगा जिसको चेयर चीफ मेडिकल ऑफिसर या डेप्यूटी चीफ मेडिकल ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट के करेंगे, और उनकी रिकमेंडेशंस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे। तो एक सर्टिफिकेशन आ गया, एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आ गया, जो कि आपको इस बात का आधार होगा कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर हैं। तो ये मूलचूल बदलाव उसमें पेशकश की गई है, जो कि समय को देखते हुए सराहनीय है। आपको क्या लगता है कि क्या उत्पीड़न किन्नरों का हो रहा है, या आपको लगता है कि कुछ आपस में इनकी गैंगवॉर भी चलती है? वो भी क्या आप पहलू देख रहे हैं? शायद विधेयक उस परिप्रेक्ष्य में भी लाया गया है क्या?
जी, जो इनकी गैंग वॉर्स हैं या जो इनके गुटबाजी इनके समाज में प्रचलित है, तो उसको कर्ब करने के लिए क्या होता है कि गुट को बड़ा करना होता है। अगर किसी भी गुट को जीवित रहना है, तो या तो जी। वो इकोनॉमिकली ग्रो करे या साइज वाइज ग्रो करे कि नंबर ऑफ पर्सन्स उसमें इंक्लूड होते रहे। हाँ। तो इस इंक्लूजन को आगे बढ़ाने के लिए क्या देखा गया कि जो किन्नर नहीं है या फोर्सफुली या इंड्यूस करके उसे लालच देके लोभ लालच देके किन्नर बनाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर के लिए प्रेरित किया जा रहा है बनने के लिए, ऐसे सारे कृत्यों को इसमें क्रिमिनलाइजेशन किया गया उनका। वो पीनल्ड होंगे, 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ओ। तो जो ये इससे गुटबाजी में भी कर पाएगा कि जो ट्रांसजेंडर नहीं है उसे भी आप प्रमोट करके किसी तरह कोई प्रलोभन दे के आप उसे ट्रांसजेंडर बना लें अपने गुट की संख्या बढ़ाने के लिए। अपने इलीगल कार्यों में आपका गुट सर्वोपरि रहे, सशक्त हो, केवल इसलिए आप लोगों को इसमें जोड़ते जाएं। तो इसकी रोकथाम होना बहुत जरूरी था। अच्छा सर, शुभम सर, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे कि संजय बांगर की के बेटे ने अब अनाया बांगर हो गई है, सेक्स परिवर्तन कराया था। तमाम सारी सुर्खियां रहीं सोशल मीडिया में, तमाम सारी प्रतिकूल टिप्पणियां भी उनके बारे में कही गई, लेकिन मुझे लगता है कि सबका सम्मान किया जाना चाहिए, उन टिप्पणियों से बचना चाहिए। आपको क्या लगता है, यही सब जो घटनाएं हुई हैं उसी को देखते हुए क्या ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी, हाँ। इसको भी जोड़ा गया है। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए हॉस्पिटल्स पे भी अब एक लाइबिलिटी डाली गई है। इस बिल में हॉस्पिटल्स को डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमने फला फला व्यक्ति का जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए अपॉइंट किया है या उनकी होने वाली है, हो गई है। तो सारे स्पेसिफिक सब देने होंगे। तो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का भी लेखा जोखा तो रहेगा ही रहेगा। और रही बात इस पर्टिकुलर आपके एग्जाम्पल की, तो समाज में हमारे हार्मोन्स या हमारी आंतरिक इच्छा क्या है उसके अनुरूप जेंडर रीअसाइनमेंट अब कोई अछूता मुद्दा नहीं रहा है, लोग उसे अपनाते हैं। तो और इसी को देखते हुए ये तो सरकार का एक अच्छा कदम है कि इतनी विजिलेंट तो है कि जो समाज में हमारे बदलाव आ रहे हैं उनको कानूनी अमला एक जामा पहनाया जा रहा है। शुभम जी, लेकिन एक आम आदमी का एक सवाल भी है कि जो किन्नर हैं उनका एक समूह कभी कभी अक्सर मतलब होता है, लोग परेशान भी होते हैं घरों में जब शादियां होती हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी की शादी हो, खासकर बेटे की शादी में वो पहुंच जाते हैं नेक मांगने। ऐसे ही आपके यहाँ बेटी या बेटे का जन्म हो तब भी वो नेक मांगने पहुंच जाते हैं। उस नेक में उनकी डिमांड बहुत इतनी हैवी होती है जिससे मुझे लगता है सामने वाले को बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब उन्होंने शुरुआत कर दी 11,000 से। शादियों में तो जाते हैं वो सब तो 1 लाख रुपए मांगते हैं, धीरे धीरे वो नीचे आते हैं 51,000 21,000, लेकिन मिनिमम करते करते वो 11,000 या 21,000 से कम पर नहीं आते हैं, अन्यथा वो थोड़ी सी बदतमीजी पर भी उतारू हो जाते हैं। ये भी देखा गया है। क्या इन विधेयक में इन सब चीजों का प्रावधान नहीं है क्या? देखिए, अभी भी जो ये प्रैक्टिस है किन्नर समाज में कि शादियों में नेक मांगना और नेक मांगने के तरीके खासतौर पे जो ऑब्जेक्शनल है कि आप नेक इतना अपनी डिमांड अडिग होकर रखते हैं कि जो आपने मांग दिया वही देना होता है सामने वाले को, और वो 11,000 21,000 से बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो बल्कि कि जब शादी की या किसी इस अच्छे फंक्शन की बजटिंग की जाती है तो अब तो आमतौर पर इसका भी एक अलग से बजट रखना चाहिए लोगों को। ठीक। तो इसकी रोकथाम के लिए बिल में कोई खासा कोई सेक्शन नहीं है, इसमें केवल 5 सेक्शनों का अमेंडमेंट है 2019 के एक्ट को।
अच्छा अच्छा। इसमें जो गुटबाजी को कर्ब किया गया है वो यही है कि इंड्यूस करके और लोगों को ना मिलाएं। हाँ। और रही बात इनकी इस प्रथा को, जो ये समाज चाहे अनचाहे बड़े गलत तरीके से इसको बढ़ाता चला जा रहा है, कि नेक मांगने का तरीका जो है वो बहुत गलत रहता है। हम्म। तो आप फोर्सफुली किसी से नेक नहीं ले सकते। ठीक आप बात है। किसी को दुआ देने गए हैं किसी के दरवाजे पर, तो वो अपनी इच्छा अपनी खुशी से जो दे रहा है वही आपको रखना चाहिए। इन मामलों में हमने ये भी देखा है कि पुलिस भी असहाय हो जाती है। सामने वाला आदमी तो असहाय होता ही होता है, इसके साथ साथ अगर वो पुलिस के पास भी जाता है, 112 मिलाता है, तब भी पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर वो सारा तमाशा देखती है। तो इस एक्ट में जब आपने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे सब्जेक्ट को छू लिया, जी जी। तो आपको इसको भी टच करना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं। आपने इसके लिए तो रखा कि कोई गलत काम वो ना करें, जैसे स्मगलिंग या आदि में भी काफी प्रयोग होता है ट्रांसजेंडर्स का। तो वो तक तो आप सीमित रहे, लेकिन आपको अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए था। जब आप इतने विजिलेंट हैं, तो क्या आपको ये प्रथा नहीं दिख रही? उत्तर भारत से लेके महाराष्ट्र हर जगह ये है। मुझे लगता है शुभम जी, यहाँ पर सरकार से चूक हुई आपकी है। ये जो एडवाइजरी है केंद्र सरकार को समझनी चाहिए। इस पर भी थोड़ा सा उनको लगता है प्रावधान अगर आप संशोधन कर रहे हैं तो इन बिंदुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। सर, आपकी राय क्या बनती है? बिल्कुल सरकार तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। हमारे कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें समाज से आवेदन, उनके सुझाव मंगाने की तो प्रक्रिया है, परंतु उनका एडवर्टीजमेंट उतना नहीं हो पाता। जब अखबारों को हर सरकार 1% विज्ञापन देती है अपने बजट में से, तो उन विज्ञापनों का प्रयोग अपनी योजनाओं के साथ साथ इनके लिए भी क्यों नहीं होता है, कि जो बिल्स ड्राफ्ट हो रहे हैं उनके लिए सुझाव के लिए, या वो छपवा दें इनमें। गजट करते हैं, गजट तो सिर्फ साहब उनके ऑफिस में गजट होता है, वहीं रखा रहता है। इलाहाबाद में छपता है, इलाहाबाद ही तक रह जाता है। लखनऊ भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता हो जी। तो इसलिए वो उसको गजट तो कराते ही कराते हैं, लोकल अखबारों में उसको छपवा कर, तो कम से कम अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। इसमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। और रही इस प्रथा के विरोध में, तो बिल्कुल इस एक्ट को उसको कर्ब करना चाहिए। उसके लिए मापदंड भी तय कर दें, ना इस प्रथा का अंत करें, बल्कि इसको केवल सुचारू रूप से चलाने के कुछ मापदंड दे दें। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है सर नेक का भी उसको लीगलाइज कर दिया जाए कि नेक आप कहां पर कितनी ले सकते हैं। ये वक्त आ गया है जब चीजें मतलब दोनों पार्टों में समान रूप से देखी जाएंगी। अगर उनके पक्ष में तमाम सारी चीजें कर रहे हैं, तो जो जिससे जनता को प्रॉब्लम हो रही है उस पर भी नेक को लेकर, खासकर नेक को लेकर कुछ मुझे लगता है लीगलाइज करना चाहिए कि ये फीस होगी और उसके तमाम बाइफरकेशन कर दिए जाएं कि लड़के पुत्र के जन्म में ये होगा, बेटी के जन्म में ये होगा, शादी में आप जाएंगे तो ऐसे करेंगे, और उस पर भी मुझे लगता है लीगलाइज किया जाना चाहिए। ये वक्त आ गया है। आपका सुझाव है, मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि केवल कानून को एक जगह तक सीमित न रखा जाए, उसका विस्तार किया जाए, सबसे उसकी राय भी ली जाए। मुझे लगता है शायद इस कार्यक्रम के जरिए या भविष्य में सरकारें, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस पर फोकस करेंगी निश्चित तौर पे। हमारे सनातन व्यवस्था में तो किन्नरों को अर्धनारीश्वर के रूप में देखा जाता है, और उनकी कहीं ना कहीं उनकी वेल विशिंग और या कह लीजिए आप दुआएं, हम सब लोग को लगता है कि उससे हम सब सरसब्ज होंगे, हमारा परिवार खुशी के से सराबोर होगा। ये बात माना जाता है, किंवदंती है, और तमाम ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं अगर आपके ग्रह खराब हैं तो कुछ नेग किन्नरों को देकर थोड़ा सा फायदा लिया जा सकता है, या वो संकट को टाला जा सकता है। ज्योतिष भी यही कुछ उसके
घोषित परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि मैंने किन्नरों पर एक जो इशू था उस पर डिस्कशन कर लिया। एक इशू, मैं भी दो इशू आपसे जानना चाह रहा था शुभम जी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की माहवारी अवकाश को अनिवार्य करने पर बहुत मतलब डिटेल में सारी चीजें रखी हैं और कहा है कि अगर इसको एसेंशियल कर दिया जाएगा तो महिलाओं को नौकरी मिलने में अड़चनें पैदा होंगी। क्या आपको लगता है इस तरह का सुझाव सुप्रीम कोर्ट का जायज है? और मुझे लगता है इसको समझने की आवश्यकता भी आ गई है। जी, ऐसा है कि बड़ा ही डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव कन्वर्सेशन ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की न्यायालय कक्ष में हुआ था। जी, ये 20 जो ये हमारे शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी इसमें पेटिशनर थे और जिन्होंने ये पेटिशन फाइल करी, उन्होंने मेंस्ट्रुअल पेन लीव को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में जोड़ने की बात कही थी। उनकी जो रिलीफ थी वो ये थी कि एज ऑफ मैनी डेज विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंडक्टेड इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इसके लिए मैंडेटरी लेजिस्लेशन लाने की उन्होंने प्रेयर करी थी। अब उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस साहब का रुख यही आया कि ऑल्दो ये इशू रिकॉग्नाइजेबल तो है, इसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए कि एक तरफ एक मेल एम्प्लॉय है जो आपके लिए पूरे के पूरे 30 दिन काम कर सकता है, अवेलेबल है, और दूसरी तरफ फीमेल एम्प्लॉय है जिसको आपको सैलरी तो बराबर देनी पड़ेगी लेकिन नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहेंगे। तो उन्होंने अपनी यही उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सामने रखा कि हम इसमें मैंडेटरी लेजिस्लेशन लाकर इसको काउंटर प्रोडक्टिव बना देंगे। ठीक बात कि ये बजाय फायदा देने के नुकसान पहुंचाएगा कि कोई भी एम्प्लॉयर एक फीमेल एम्प्लॉय को तब तक नहीं अपनी कंपनी में इंडक्ट करेगा जब तक उसके पास कोई और ऑप्शन ना बचे। तो इस कानून का, इसको मेंस्ट्रुअल लीव को हार्डली इन्फोर्स बाय लॉ करा देना ये ठीक नहीं होगा। इसके जो बेनिफिट्स हम चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे हमें। बजाय लेजिस्लेटिव इसको एक अमली जामा देने के हमारे समाज को सोचने की जरूरत है कि महिलाओं को जो ये नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उस पीरियड के दौरान अगर कोई छुट्टी चाहिए तो वो तो हमारे समाज को सोचने की आवश्यकता है, उसके एम्प्लॉयर को उसी नजरिए से, लिबरल नजरिए से देखने की आवश्यकता है। इसके लिए कानून की आवश्यकता पड़ रही है, ये तो काफी निंदनीय है। ठीक बात है। सुमन जी, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने मैं थोड़ा और आपसे साझा कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर इस तरह के प्रावधान पर कहा कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। जापान में अवैतनिक है, दक्षिण कोरिया में 1 दिन से 1 महीने तक है, इंडोनेशिया जाम्बिया में 1 दिन से 1 महीने तक है, स्पेन में सिर्फ 5 दिन है। तो क्या आपको लगता नहीं है इस तरह के जो तमाम असेसमेंट उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में रखे और उन्होंने, जस्टिस ने कहा भी कि आप इसे अगर एसेंशियल कर देंगे, अनिवार्य कर देंगे तो चीजें बिगड़ने लगेंगी, बनने की बजाय बिगड़ने लगेंगी, और एक जो आधी आबादी पर जो फेथ है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। क्या आपको लगता है बिल्कुल धरातल पे जो चीजें दिख रही हैं, जो सोची जा रही हैं और समझी जा रही है प्रैक्टिकली, शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बातों को रखा है? शुभम जी, प्लीज कैरी ऑन। देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव्स, इसके लिए महिलाओं के प्रति ये कोई नहीं चाहता कि ये उनको ना मिले या वो एक किसी पीड़ा में रह रही हैं तब भी उस पीड़ा में रहते हुए भी काम करें जी। लेकिन इसके हमें दूसरे पहलू को भी देखना होगा। इस मेंस्ट्रुअल लीव की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है? कमर्शियल एरा में, कमर्शियल वर्ल्ड में उनको
प्रॉफिट होनी है। तो जब जो व्यापारी आपको नोएगा वो आपसे प्रॉफिट अर्निंग पहले देखेगा, बाद में आपके विषय पर सोचेगा। तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी काफी हो जाएगी। तो हम चाहे 5 दिन का दें, चाहे दिन का, लेजिस्लेटिव मैंडेटरी उसको बनाने से अच्छा है कि आज में पहले इसके प्रति जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं कि महिलाओं की ये स्थिति होती है, हमें इसके प्रति सजग रखनी है, हमें उस नजरिए से देखना है कि ये एक पीड़ादायक समय है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की छुट्टी उसको दे सकता है एम्प्लॉय जब जरूरत पड़े। मुझे लगता है इसको व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसका कानूनी इम्प्लीमेंट से अच्छा है कि हम जा फैलाकर इसको इतना बना दे कि इसे इन छुट्टियों को देते हुए लॉयर को ऐसा ना लगे कि ये कोई अपनी जेब से निकाल के अपना रुपया दे रहा है। तो जब इसे समाज एक्सेप्ट कर लेगा तो के लिए लेजिस्लेटिव इंडिया उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं आप सुमन जी। वैसे तो मतलब कारपोरेट सेक्टर हो या सरकारी व्यवस्था हो, या मुझे लगता है कि जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, ठीक ठाक कंपनियां, वहां पर जो प्रावधान है उसमें फेस्टिवल लीव तो आपको मिलती ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन कई जगह अगर हम मिनिमाइज करके भी देखें तो 10 मेडिकल लीव हैं, 14 के आसपास कैजुअल लीव हैं, और 30 के आसपास 365 दिन आप काम करते हैं तो उनकी जो लीव इकट्ठा होती है और वो 30 के आसपास पीएल लीव रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी जब अवेलेबिलिटी है तो इन जरिए या इन छुट्टियों के माध्यम से आप फीमेल वर्कर को या एम्प्लॉय को आप छुट्टी दे सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है फोर्सफुल तरीके से ये कहना कि नहीं साहब आपको एसेंशियल है, आप जरूरी आपको देना ही है, उस पर थोड़ा सा बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का लगता है, मुझे लगता है वही सुझाव था, शायद उस पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा फोकस था, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी रखी है, इसलिए मुझे लगता है शायद इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय बनती है शुभम जी? बिल्कुल, जो लीव्स हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको हम इस मेंस्ट्रुअल की तरह कर सकते हैं जी। और कई जगह मेडिकल लीव लेते समय और वापस जाते समय उनको डॉक्टर सर्टिफिकेट या कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल लीव का तो कोई प्रमाण होगा नहीं। तो लेजिस्लेशन में इतना हो सकता है कि भाई अगर मेंस्ट्रुअल लीव के लिए वो अपनी पहले से तय छुट्टियों में से कोई ले रहे हैं तो उसका कोई प्रमाण ना मांगा जाए। इतनी सहूलियत तो दी जा सकती है निश्चित तौर पे सर। यहाँ पर एक और विचारणीय है कि इस पिटीशन में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पिटिशनर की लोकस स्टैंडाई को भी चेक किया। उन्होंने कहा आप पर्सनली इससे जो है पीड़ित पक्ष नहीं है और किसी पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी नहीं किया, तो लोकस स्टैंडाई के उस इशू को भी उसमें चैलेंज किया गया, सवाल उठाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और अंततः इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के लिए कंसीडर करने की सलाह देते हुए छोड़ दिया। अच्छा शुभम जी, ये हम लोग थोड़ा अदालत के परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन कर रहे हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। एक थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की एक जो विषय है बहुत आपसे सरोकार रखने वाला विषय है, मुझे लगता है जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे भी सरोकार रखता हुआ है। न्यायिक सेवा में 3 साल की वकालत की जो शर्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात कही कि इस फैसले का स्वागत करिए, इसे लागू करने के तरीके पर अब सोचने का विषय आ गया है। तो क्या जितना आप देख रहे हैं, जितना व्यवहारिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट विभिन्न विषयों पर हस्तक्षेप कर रहा है, या कह लीजिए हस्तक्षेप मैं उसको नहीं कहूंगा, इंटरवीन कर रहा है और पॉजिटिव इंटरवीन कर रहा है,
क्या वो दिशा आने वाले समय में हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी क्या? जी, फिलहाल अभी तक तो वो सारे इश्यूज जिसको खास तौर से हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब ने उठाया, वो सभी बड़े तार्किक और समाज के निचले स्तर को छूते हुए हैं। समाज के निचले स्तर से अर्थ है कि आम जनजीवन को जो टच करते हुए इश्यूज हैं वो हैं। तो और 3 ईयर प्रैक्टिस रूल जो है ये तो खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहली बेंचेस जो इससे पहले बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उन्हीं के बनाया हुआ है। तो 20 मई 2025 को एक जजमेंट पास हुआ था, उसी के तहत 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया जी। कि 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम में इंटर होने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसे बनाया गया जी। तो और उसी की तहत अब ये भूमिका ट्रस्ट ने पेटिशनर है इसमें जिसने ये पेटिशन फाइल करी है। तो उसमें कई पहलू उठे, जैसे कि भाई एक हमारे सीनियर एडवोकेट साहब ने ये भी उठाया कि मूलतः ये एक रिव्यू पेटिशन थी। जी। रिव्यू पेटिशन आमतौर पर इन चैम्बर्स ही डिसाइड होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें ओपन कोर्ट में बहस के उपरांत डिसाइड करने का रिवाज जल्दी है नहीं, लेकिन केवल इस पेटिशन को 10 फरवरी 26 को ये ऑर्डर किया गया कि हम ओपन कोर्ट में सुनेंगे। इसीलिए आपके पास आज जो सारे हम लोग कमेंट्स देख रहे हैं वो मौजूद हैं। तो ये भी एक सराहनीय निर्णय है कि इस इशू को काफी इम्पोर्टेंट समझते हुए इसे ओपन कोर्ट में डिसाइड किया गया। तो एक सीनियर एडवोकेट साहब हैं जिन्होंने इस पे आर्ग्यू करते हुए ये केवल रिक्वेस्ट करी थी सबसे पहले कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को अबेयंस में रख दिया जाए, उसको इनइफेक्टिव कर दिया जाए जब तक कि अभी जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं उनका एग्जाम ना हो जाए। बस उनकी इस रिक्वेस्ट से ही ये सारी बातें उठती चली आई इसमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के लिए, जिसमें आगे चल के ये कमेंट आया कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है और रहेगा, बस इसकी मॉडलिटीज हम लोग चेक कर लेंगे कि इसको किस तरह से लागू किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि हमने 3 साल प्रैक्टिस रूल तो बना दिया, अब यदि एक व्यक्ति एक कोर्ट में केवल बैठा रहे खाली तो उसके भी 3 साल पार हो जाएंगे। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में बैठ गया और रजिस्ट्रेशन करा के 3 साल पार हो गए और उसने जुडिशरी का एग्जाम दे दिया। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल बनाने का पर्पस ये था कि जुडिशियली कॉम्पिटेंट और मैच्योर्ड पर्सन्स एग्जाम देने के लिए आए जी। जब वो क्लियर करके इंटरव्यू में जाए तो जजेस को ये लगे कि हाँ एटलीस्ट दे नो द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, वहां कोर्ट किस तरह से काम करता है ये इन व्यक्तियों को पता है। परीक्षार्थियों को कुछ हद तक तो कोर्ट की नॉलेज है, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान। ठीक बात। क्योंकि बहुत से स्टेट हाई कोर्ट्स के एग्जाम्स तो सिर्फ इतने ही होते हैं कि आपने रट लिया और दिया है, आप पास हो जाओगे। ठीक बात। तो इस वजह से ही ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लाए। मुझे लगता है शुभम जी बहुत कंक्रीट इंफॉर्मेशन आपके जरिए मिल गई है और हम लोगों ने 3 विषयों पर एक चर्चा भी कर ली है और परफेक्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि अब सब हमारे समय भी उतना ही इजाजत दे रहा है। आपके साथ फिर नए विषय पर हम और डिस्कशन करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट अब कंट्रोलिंग स्थिति में आ गया है। जनता के लिए, भले के लिए उसका आगे आना कई मायने में दिखा रहा है। इसलिए हर किसी को कानूनों को समझने की जरूरत है। चलते चलते किसी ने सच कहा है कि ईश्वर की न्याय की चक्की में थोड़ी धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। धन्यवाद।